Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 31st July 2020. So before starting the lecture, let me tell you that to err is the human and to correct is, let's say, that error or mistake जो हम बोलते हैं कि वो एक पॉजिटिव साइन होता है हमारा एक ह्यूमिलिटी होती है इंसान में, ठीक है. सो इट्स वी नीड टू लेट्स से वर्क अपॉन आवर एरर्स, या जो हम मिस्टेक्स करते हैं हमारी लाइफ में. तो वैसे ही जैसे द हिंदू में कोई एक फैक्चुअल मिस्टेक होता है तो अगले दिन वो एरर जो है वो करेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक लिख के. तो कल लेक्चर में हमने एक छोटा सा एरर बोलते वक्त कर दिया था कि 1988 जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऐसा बोल दिया था, रादर दैट इज़ 1986, ठीक है. और अभी 34 इयर्स के बाद में 2020 में ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नया पॉलिसी रिप्लेस कर रहा है, ठीक है. सो दैट वाज द करेक्शन. सो विच आर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर? दीज आर द आर्टिकल्स. जैसे हमने कल बताया था कि जो न्यू पॉलिसी आया है उसके ऊपर अभी एनालिसिस आएगा एक वीक कंप्लीट, ठीक है. तो यस, the editorial page, important article and then some criticism by शशि थरूर. तो ये सारे इनपुट्स हमें लेने हैं अभी एनालिसिस करते वक्त उस पॉलिसी का, along with some important articles regarding prelims examination. Fine. So first article on page number 6, editorial, an education policy that is sweeping in its vision. Okay, so the article again we can say that it is talking about the National Education Policy 2020. So it is giving some positives, ठीक है. ज़्यादातर पूरा आर्टिकल जो है वो इस पॉलिसी के पॉजिटिव्स के बारे में बात कर रहा है. हाउ इट इज़ लेट्स से ओवरकमिंग द चैलेंजेस दैट प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज पोजिंग. At the same time, in the end, some important challenges also it is raising, and the way forward it is giving in a small way. So let us try to understand and take inputs from it. With NEP to 2020, the government has taken an important step forward in India's transition from deprivation to development. So this is very good statement. आप ये statement इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, एसे में भी यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन जब आता है तो. ओके, सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट लेट्स से वी आर मूविंग फ्रॉम डिप्रीवेशन टू डेवलपमेंट. सो डिप्रीवेशन मतलब अब तक सारे जो चिल्ड्रन है या जो लेट्स से स्टूडेंट्स है उनको एक्सेस नहीं था एजुकेशन सिस्टम का. एंड द न्यू सिस्टम और जैसे न्यू पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन. 100% जो बोल रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमें करना है स्कूल एजुकेशन में, ठीक है. तो ये हम बोल सकते हैं कि डिप्रीवेशन टू डेवलपमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं. द आर्टिकल इज ऑल्सो मेंशनिंग ब्रीफली सम चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, डजन्स ऑफ मदर टंग्स, a link language that is English that despite being the global language of choice is alien to most, the persistent mismatch between knowledge and skill imparted and the jobs available. ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि जैसे हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि बहुत बड़ा मिसमैच है नॉलेज और स्किल्स पे. द रिक्वायरमेंट्स दैट द इंडस्ट्री हैज़ एंड द एजुकेशन दैट इज गिवन इन द लेट्स से कॉलेजेस and universities, so that is having some kind of mismatch. At the same time, the article is talking about let's say English language which is largely alien to most of the student, most of the children, and that is again very important part of curriculum, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें challenges में बात कर रहे हैं अभी present education system में. And the next, the article is completely talking about features of present NEP, ठीक है. तो ये सारे जो पॉइंट्स है हमने कल जो पूरा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिटेल में सारे प्रोविजंस देखे थे वही रिपीट हुए हैं, ठीक है. तो हम अभी उसको डील नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो कल बहुत ही डिटेल में डील किया हुआ है. सो हाइलाइट्स ऑफ दिस पॉलिसी यू नीड टू रेफर द हिंदू एनालिसिस ऑफ 30th July 2020. रादर वी विल सी व्हाट चैलेंजेस द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इन द एंड हियर. An ambitious target of public spending at 6% of GDP has been set to let's say address the resource crunch, the capacity building in the education sector and the infrastructure creation.
So this is certainly a tall order given the current tax to GDP ratio, competing claims on the national exchequer of healthcare and national security and other key sectors. So we can understand that at present there are some competing sectors which need attention of the government. जैसे कि अभी देख रहे हैं कोविड-19 स्प्रेड की वजह से हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है. एट द सेम टाइम देर आर सम चैलेंजेस एट द बॉर्डर ऑल्सो, दैट्स वाई वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो. ठीक है, तो वो सिक्योरिटी है, डिफेंस रिलेटेड है या हेल्थ सेक्टर है. तो एट प्रेजेंट we can say that is challenge to, let's say, increase the funding, public funding in the education sector. So in conclusion it is saying that if the public and political will can be mustered, resources will find their way from both public and private sources. NEP 2020 provides the ingredients and the right recipe. What we make of it depends entirely on us. तो ऑब्वियसली ज़रूरी हम बोल सकते हैं कि NEP जो है वो एक डायरेक्शन क्रिएट करता है, एक टारगेट्स देता है गवर्नमेंट को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड इन जनरल पब्लिक को. सो इसे हम कैसे अचीव करेंगे, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस, बोथ गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ऑल्सो, सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. फाइन, सो ये इनपुट्स हमने आर्टिकल से लेने चाहिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, ए लॉन्ग रोड अहेड और वी कैन से लॉन्ग रोड. ये भी एडिटोरियल जो है पेज नंबर 6 पे. अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल. At the same time the article is, let's say, briefly giving the idea about some important highlights again of this NEP. Before that it provides the limitations of present education system. आप देख रहे होंगे कि दोनों आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है कहीं ना कहीं, जो आपके एस्से का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए जब कोई भी एजुकेशन के रिलेटेड आर्टिकल आता है या फिर NEP पे डायरेक्ट अगर एस्से टॉपिक आता है तो. ठीक है, व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट is largely the federal system will have some kind of challenges to implement this NEP. So in a federal system any educational reform can be implemented only with support of states, and the center has giant task of building a consensus on many ambitious plans. So basically the article is saying that there will be some challenges from the states to implement this NEP effectively and so as to observe or get some educational outcomes. Okay, the policy aims to eliminate problems of pedagogy, structural inequities, asymmetries and rampant commercialization. So overall the aim is like that. And the limitations of the present education system, जैसे पहले आर्टिकल में हमने challenges देखे थे वैसे ही यहाँ पे limitations बताए गए. Like for example that primary schools records shockingly poor literacy and numeracy outcome, dropout levels in middle and secondary schools are significant. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9th स्टैंडर्ड तक जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अभी हमारा 69% है. आगे के आर्टिकल में हम ये इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है इसको 100% लेके जाना. ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द चैलेंज है. सेकेंडरी स्कूल The higher education system has generally failed to meet the aspirations of multidisciplinary programs. अभी तक जो हम हायर एजुकेशन का देख रहे थे, there was rigid approach, there was no interdisciplinary approach largely in these colleges and universities. Now this NEP is focusing more on multidisciplinary approach or programs. Fine. तो फिर से अगेन ये हाइलाइट्स बता रहे हैं जो नई पॉलिसी है उसके बारे में, तो हम फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, बट हाउएवर द आर्टिकल हियर इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट मोर कैन बी डन टू लेट्स से एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री टू दिस NEP. The provision of an energy filled breakfast in addition to nutritious midday meal to help children achieve better learning outcomes. So the article is saying that we need to step ahead, one more step ahead, and let's say provide energy rich, let's say energy filled breakfast along with this nutritious midday meal that we are providing since 1995 midday meal scheme जो है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली उनके जब न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ेगा तो अपने आप जो है लर्निंग आउटकम्स बढ़ेंगे.
the creation of inclusion funds to help socially and educationally disadvantaged children pursue एजुकेशन। तो इंक्लूजन फंड जो है वो होना चाहिए। वी कैन से दैट अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है कहीं ना कहीं वो भी इंक्लूजन फंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि जेंडर इंक्लूजन फंड है वहाँ पे, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि सोशल इंक्लूजन फंड जो बात कर रहा है कि सोशली डिसएडवांटेज जो सेक्शंस है सोसाइटी के, तो उसके लिए एजुकेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए ये फंड्स तैयार किए जा रहे हैं। So what are the challenges from state? The article is saying that the idea of National Higher Education Regulatory Council as an apex control organization is bound to be resented by certain states। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, तो वो काउंसिल, रेगुलेटरी काउंसिल जो है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, so excluding medical education and legal education, this will act as a apex body। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टेट्स जो है कहीं ना कहीं इसको अपोज करेंगे, बिकॉज इट इज लेट्स से सिंबल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और जहां जहां सेंट्रलाइजेशन या ओवर सेंट्रलाइजेशन की बात होती है, देयर विल बी अपोजिशन फ्रॉम लेट्स से फेडरल एंटिटीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेट से कहीं ना कहीं वहाँ पे अपोजिशन होगा। एट द सेम टाइम द सिमिलरली द नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट वुड हैव टू कन्विंस द स्टेट्स ऑन इट्स मेरिट। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे टीचर्स के क्वालिफिकेशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स क्रिएट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टेट सेंटर को जो है कन्विंस करना पड़ेगा स्टेट को टू इम्प्लीमेंट दिस standards so as to have uniform standards of education throughout India. Fine. So among the many imperatives, the deadline to achieve universal literacy and numeracy by 2025 should be the top priority as a goal that will crucially determine progress at higher levels. Obviously, the universal literacy and numeracy by 2025 स्पेसिफिकली हमने देखा है कि इस NEP में बोला गया है कि नेशनल मिशन ऑन न्यूमरेसी एंड लिटरेसी जो है, बेसिक न्यूमरेसी या फाउंडेशनल न्यूमरेसी जिसको बोलते हैं, वो शुरू करना है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने। तो वो अगर टारगेट अच्छे से अचीव किया गया तो आगे चल के वही स्टूडेंट जो है दे विल हैव बेटर एजुकेशनल आउटकम्स एट हायर एजुकेशन ऑल्सो। फाइन, सो ये आपको इनपुट्स लेने हैं इस आर्टिकल से। इट इज़ टॉकिंग अबाउट लेट्स से सम लिमिटेशंस, सम चैलेंजेस फ्रॉम द स्टेट्स, एंड देन व्हाट should be the let's say focus of the present government in near future। so आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, in a federal system any educational reform can be implemented only with the support of states। in the light of this statement discuss the federal challenges that can be faced by central government in ensuring implementation of NEP 2020। तो यहाँ पे आपको दो चैलेंजेस दिए गए, along with you can mention some other challenges जहाँ पे करिकुलम फ्रेमवर्क सेट करना हो, या टीचर्स एजुकेशन के लिए जो गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, तो ये सारी चीज़ें स्टेट्स जो है अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउ टू एंश्योर द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इज अगेन द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सेंटर। फाइन, सो मूविंग ऑन, the next article it is specifically talking about let's say view of Shashi Tharoor on this policy। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका एक हम बोल सकते हैं स्केप्टिकल व्यू होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरफ। तो आपको ध्यान देना है कि क्या क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है, तो ये आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए, राइट। वी नीड टू नो द एडवांटेजेस और लेट्स से पॉजिटिव साइड ऑफ NEP, at the same time some drawbacks, limitations and the challenges to this NEP implementation। so the article it is talking about let's say view of Shashi Tharoor। he welcomed NEP 2020 but questioned the government for not bringing it before the parliament first for discussion। so डायरेक्टली कैबिनेट जो है वो पास कर देता है और वो इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाता है एग्जीक्यूटिव वे में। rather he is talking about let's say there should have been deliberation in the parliament first and then let's say implementation।
He also said that the goal of 50% GER, gross enrollment ratio in higher education, and 100% in school education, while laudable, could be tough since it was currently 25.8% in higher education and let's say 68% in class 9, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डबल, ऑलमोस्ट डबल करना है हायर एजुकेशन में, और यहाँ पे जो है 68% से 100% करना है. फाइन. सो इट इज अगेन वी कैन से दैट नॉट इम्पॉसिबल, रादर टफ टू अचीव. ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे. NEP should have offered more tangible and realizable targets for research. तो यहाँ पे ज़्यादातर बात नहीं हुई है रिसर्च की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दी गई है जो आप यूज़ कर सकते हो. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 0.84% ऑफ GDP इन 2008 टू 0.6% इन 2018. तो रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा बहुत कम स्पेंडिंग है as compared to other Western countries. At the same time, there are currently only 15 researchers in India per 1 lakh population as compared to 111 in China, 111. ठीक है, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की बात कम होती है. जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान बोलता है कि हमारे यहाँ पे क्या बोलता है वो कि हमेशा जो है कोई भी इनोवेशन की बात नहीं करता है, रिसर्च की बात नहीं करता है, जो भी है वो रोट लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें वहाँ पे आपको पता है साइलेंसर जो होता है वो कैसे रोट लर्निंग करता है. फाइन. सो बेसिकली ओवरऑल दिस सजेस्ट द पिक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. सो वी नीड टू लेट्स से हैव मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन. NEP 2020 had also left many unanswered questions on upgrade of school infrastructure and shortage of qualified and trained teachers. So let's say NEP is not largely talking about how to improve the school infrastructure, how to upgrade the school infrastructure. We know that at present it is, let's say, poor state of school infrastructure largely in rural areas. At the same time, the quality of teachers, especially in let's say primary schools, is very poor, and that's why it is resulting into poor educational outcomes in schooling. Placing the burden of pre-primary education on overstretched, underfunded and under-equipped Anganwadis was disastrous. So अभी जो हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है विलेजेस में आंगनवाड़ी जो होती है वहाँ पे मिड डे मील्स की स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होता है प्राइमरी स्कूल के लिए, तो ऑलरेडी दे आर बर्डन. वहाँ पे बहुत लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स कम होता है और ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसके ऊपर अभी प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 3 से 6 साल के जो चिल्ड्रन होंगे उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दिया जाएगा, ऐसा हमारे इस पॉलिसी में बताया गया है. राइट. सो अगेन वी कैन से दैट दिस विल एक्ट एज अ बर्डन ऑन ऑलरेडी let's say pre-burden let's say underfunded Anganwadis. Overall, NEP showcases a strong tendency towards centralization, high aspiration but low feasibility, and unspoken assumption that much challenge will be met by private sector. यानी कि privatization पे focus है, which will drive up cost and make opportunities unaffordable for poor. So yes, the criticism, it is talking about over centralization, low feasibility of implementation of these targets, and let's say more focus to let's say private sector, privatization of education rather than let's say education acting as a public good. Fine. तो ये क्रिटिसिज्म है. दूसरी साइड जैसे हमने बताया कि आपको पता होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको करने आना चाहिए जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज आती है. फाइन. सो यस, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. NEP 2020 हैज़ एम्बिशियस विजन एंड टारगेट बट विथ लो फिजिबिलिटी. डू यू एग्री? जस्टिफाई योर व्यू. सो यस, we can say that there are some let's say high ambitions and targets. आपको ये बताना है कौन से टारगेट्स है, जैसे कि 100% जैसे GER हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन,
at the same time to increase to up to 50% GR in higher education and 100%, let's say, adult and youth literacy it is talking about, right? So these are some ambitious visions and targets. बाकी भी आप बहुत सारे बता सकते हैं, बट विथ लो फिजिबिलिटी. सो आपको लो फिजिबिलिटी मतलब जे इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या उसको चैलेंजेस होंगे, फाइन. तो ये आपको बताना है, जिसमें इस आर्टिकल से आप इनपुट्स ले सकते हैं. हाउएवर इन द एंड यू नीड टू टेक सम पॉजिटिव स्टैंड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सालों के बाद बहुत ही एक प्रोग्रेसिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है. The government is, let's say, focusing on transforming complete education system and, let's say, some far reaching changes it wants to bring in this education system. Fine. तो आपने हमेशा पॉजिटिव स्टैंड लेना है. इवन इन एसे कीप इन माइंड दैट यू विल नॉट, लेट्स से, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज मोर एज कंपेयर टू द पॉजिटिव्स ऑफ दिस पॉलिसी. फाइन. सो मूविंग ऑन, आपको कुछ प्रीलिम के क्वेश्चन इस पे लिख सकते हैं कि व्हाट आर द, लेट्स से, एम्स ऑफ दिस एनईपी. जो अभी हमने बात की थी, तो ये 75% नहीं है, तो कितना है, 50%. एट प्रेजेंट इट इज़ अबाउट 25%. वी हैव टू डबल इट. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ट्रिपल भी कर सकते हैं, ठीक है. तो एट प्रेजेंट जितना है उससे ट्रिपल करना है, ये टारगेट नहीं है, डबल करना है, ये टारगेट है. फाइन. सो दैट्स वाई द आंसर इज सी. Moving on, China conducts drills in South China Sea. Again, we are having follow up. आप देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं South China Sea has been already a, let's say, zone of conflict among various, let's say, East Asian countries and Southeast Asian countries like China, Vietnam, Philippines, Malaysia and Taiwan. So recently China has conducted high intensity naval exercises in South China Sea. China's expanding military presence in the region has worried several of its neighbors, while US has vowed to stand up against Beijing's territorial claims to much of the South China Sea, including contested Paracel Islands. तो ये Paracel Islands हमने पहले भी देखा है, claimed by both Vietnam and China. अब ये वियतनाम को US सपोर्ट करता है, ठीक है, कि आपका क्लेम ही सही है. तो from time to time USA conducts, let's say, this freedom of navigation operations. अभी recently जो हुआ था वो भी एक part हुआ था. US conducted some exercises in South China Sea with Philippines, freedom of navigation operations. और जाते जाते हमारे साथ उन्होंने पासिंग एक्सरसाइज पैसेक्स जो किया था अंडमान एंड निकोबार के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में. So USA and Australia has rejected China's territorial claims and maritime claims in the sea. तो इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है उनका जो 1940s में डिसाइड किया हुआ 9 डैश लाइन जो है यू शेप, दैट इंक्लूड्स एज मच एज 90% ऑफ दिस वाटर्स. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. सो दीज आर द पैरासेल आइलैंड्स. आपको दिख रहा है ये चाइना से भी नज़दीक है, बट उससे नज़दीक है वियतनाम से. दिस इज़ वियतनाम, ठीक है. और ये यू शेप जो ड्रॉ किया है, एक्चुअली दिस इज डॉटेड लाइन. ओके, हमने ये कंटिन्यूस ड्रॉ जो किया है, रादर इट इज़ डॉटेड लाइन, इट इज़ कॉल्ड एज 9 डैश लाइन. तो ये 90% ऑफ साउथ चाइना सी जो है वो इंक्लूड कर लेता है, जिसमें अभी हम देखते हैं कि दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स है, पैरासेल आइलैंड्स एंड स्प्रैटली आइलैंड्स जो है, that is again having some kind of, let's say, conflict between China, Taiwan and Philippines. Fine. तो आपको प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है about Paracel Islands, often seen in news, are located in which of the following, let's say, ocean or sea. तो आपको अगर ये पता नहीं है, न्यूज़ में आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको एग्जाम में वो एग्जैक्टली मार्क करने नहीं आएगा. फाइन. तो पैरासेल आइलैंड एंड स्प्रैटले आइलैंड ये दोनों कहाँ पर है? वो है साउथ चाइना सी में. फाइन. तो टाइम टू टाइम ऐसे मैपिंग के जो क्वेश्चन आते हैं न्यूज़ में से, तो हम वो कवर करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में से. फाइन. एंड लास्टली द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द वन स्टडी. Tougher lockdowns come spurred, let's say, spurred domestic violence. Again, for it is important for GS1 and SA. अगर सोसाइटल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन विमेन
specifically regarding domestic violence. So domestic violence and online sexual abuse cases were higher in red zones COVID-19 districts as compared to those in orange and green zones. A new study argues that gender-based violence shifted from streets to domestic spaces due to restriction on mobility. So ये एक वर्किंग पेपर था, unintended let's say consequences of lockdowns, COVID-19 and shadow pandemic. Study highlights that domestic violence complaints rose by 1% and those on online abuse increased by 184% in red zone district as compared to green zone districts. तो हमें पता है कि मई मंथ से हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया था, रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट्स. तो from let's say data received from or let's say complaint received by the National Commission for Women between October to let's say May 2020, उन्होंने एनालिसिस किया है एंड दिस इज लेट्स से कॉज ऑफ वरी. हम देखते हैं कि स्ट्रीट्स पे जो वायलेंस होता था विमेन के साथ, because of let's say restrictions in mobility, now the domestic violence has increased at home, and it is saying that gender based violence shifted from streets to domestic spaces. ये एक बहुत ही गलत बात है, एक निगेटिव आउटकम है जो लॉकडाउन और पैंडेमिक का है. ऑलरेडी द वीमेन आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और उसमें हम बोल सकते हैं कि ये एक एडिशनल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से. फाइन. सो यू कैन मेंशन दिस प्रॉब्लम्स इन एसे व्हेनेवर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट विमेन रिलेटेड इश्यूज या फिर कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. फाइन. सो कैप्शंस एंड कोटेशंस, ये पहले 3 कैप्शंस जो है या कोटेशंस हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट. इट कैन बी यूज्ड इन लेट्स से एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन और एसे जो भी होगा. ये जो है इन फेडरल सिस्टम, अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट एजुकेशन बट इन फेडरल सेंस. ओके, तो ये इनपुट्स आप ले सकते हैं एसे के लिए स्पेसिफिकली. एंड वाइल राइटिंग इन द आंसर सम यूनिक स्टेटमेंट्स लाइक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल इज़ द बेन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप एसे में भी यूज कर सकते हैं. दोज आर इफेक्टिव स्टेटमेंट. Fine. So this was about today's The Hindu newspaper. For further information regarding editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these issues is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.